दोस्तों मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ रणथंभौर के चौहान वंश के बारे में, ठीक है ना। इसी बारे में पढ़ा रहा हूँ, रणथंभौर के चौहान वंश के बारे में। इसका संस्थापक कौन था रणथंभौर के चौहान वंश का? गोविंदराज चौहान। कौन था? गोविंदराज चौहान। एक तरह से अपन बात करें ना तो रणथंभौर का चौहान वंश अजमेर के चौहान वंश से संबंधित है। कैसे? कि गोविंदराज चौहान जो था ना, वो पृथ्वीराज चौहान था ना, अजमेर का अंतिम शासक, अजमेर के चौहान वंश का अंतिम शासक था ना। कौन? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। उसका क्या था? बेटा ही था। क्या था? पृथ्वीराज चौहान। चौहान थर्ड था अपना। कहाँ का शासक था? अजमेर का। कहाँ का? अजमेर का। ठीक है ना। तो इसका कौन था? ये बाप था, ये कौन था? बेटा था। तो ये अपन को एक बात याद आती है कि 1191 में जब तराइन का फर्स्ट युद्ध हुआ था ना, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, तो तराइन के प्रथम युद्ध में ये कौन? पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। एक बात तो कंफर्म है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय जीत गया था। किससे? मोहम्मद गोरी से, जो कहाँ का शासक था? गजनी का। गजनी का शासक मोहम्मद गोरी था, जिससे कौन जीत गया था? पृथ्वीराज चौहान। किस युद्ध में? तराइन के प्रथम युद्ध में। कब हुआ था? 1191 में। परंतु उसके बाद जब 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, कौन सा युद्ध? तराइन का द्वितीय युद्ध। उसमें क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान तृतीय हार गया। किससे? मोहम्मद गोरी से, जो कहाँ का शासक था? गजनी का। ठीक है ना। तो अब हार गया ना, जैसे कि गजनी का शासक जीत गया, अजमेर का शासक हार गया, तो अब अजमेर में किसका कब्जा हो जाएगा? गजनी के शासक का, मतलब मोहम्मद गोरी का कब्जा कहां पर हो गया? अजमेर में हो गया। अजमेर किसके कंट्रोल में आ गया? मोहम्मद गोरी के कंट्रोल में आ गया। तो अब जो इसका बेटा रहेगा वो क्या करेगा? यह पृथ्वीराज चौहान तो तराइन के द्वितीय युद्ध में मारा गया था, वीरगति को प्राप्त हो गया। अब अजमेर में किसका कब्जा हो जाएगा? मोहम्मद गोरी का कब्जा हो गया। मोहम्मद गोरी का कब्जा हो गया तो गोविंदराज चौहान ने क्या किया? गोविंदराज चौहान ने क्या किया? मोहम्मद गोरी जब भारत से वापस जा रहा था, भारत को तो केवल जीतकर अपने गुलाम को रखने आए थे यहाँ पर, अपने मतलब वो तो गजनी का शासक था, अपने गुलाम को यहाँ छोड़ गया। उसके कोई बेटा नहीं था। किसके? मोहम्मद गोरी के। उसे कोई बेटा नहीं था ना, तो भारत में किसको छोड़ गया? भारत में इसको छोड़ गया, गुलाम को, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है ना, इसको छोड़ गया। अब इसको छोड़ गया, क्या था? गुलाम था। किसका? मोहम्मद गोरी का। इसको भारत में छोड़ गया वो। अब गोविंदराज चौहान ने क्या किया कि भाई साहब कुतुबुद्दीन ऐबक को बहुत मात्रा में टैक्स दिया। क्या दिया? इसको टैक्स दिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोविंदराज चौहान को, जो कि कौन था? पृथ्वीराज चौहान का तृतीय का बेटा, इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने रणथंभौर की जागीर दी। कहां की जागीर थी? रणथंभौर की। रणथंभौर की क्या थी? जागीर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किससे कहा? गोविंदराज चौहान से, तू मेरे को साल के साल टैक्स दे देना और आराम से रणथंभौर क्या कर? राज कर। क्या कर? रणथंभौर में आराम से राज कर। किससे कहा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोविंदराज चौहान से कहा कि रणथंभौर जा, तू वहां आराम से राज कर, मेरे को टैक्स दे दिया कर और अपनी जिंदगी, अपना राज्य स्थापित कर ले तो रणथंभौर चौहान में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, साल के साल टैक्स दे दिया कर। अब कुतुबुद्दीन ऐबक पूरे एक साथ पूरे भारत का शासन संभाल नहीं सकता। दिल्ली में जो राज करता है ना, तब केंद्र में पूरे भारत को जीतने की आशा रखता है। तो उसने सोचा कि ऐसे मैं सब जगह अपने बंदे बिठा दूंगा और पूरा राज क्या कर लूंगा? मैं स्थापित कर लूंगा भारत में। सही बात है। ऐसे करने की सोच रहा था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐसा करने की सोच रहा था तो उसने कहा कि भाई रणथंभौर में मैं इसको बिठा देता हूँ, ये अपने को टैक्स दे ही देगा, अपनी बात मान ही देगा जब अपना करवा मनवाना चाहेंगे। ठीक है ना। ये किसने सोचा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मदद से गोविंदराज चौहान ने क्या किया? रणथंभौर में जाकर रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना की। तो ये आपको बात आ गई समझ में कि रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना गोविंदराज चौहान ने कैसे की? इसका इतिहास मैंने आपको बता दिया। ठीक है, गोविंदराज चौहान ने की। गोविंदराज चौहान किसका बेटा था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। अब आपको ये भी बात समझ में आ गई कि पृथ्वीराज चौहान के बेटे को गोविंदराज चौहान को अजमेर छोड़कर जाने की जरूरत क्यों पड़ी? अजमेर छोड़कर जाने की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन हार गया था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय हार गया था। ठीक है ना। मोहम्मद गोरी जीत गया था। मोहम्मद गोरी अपना गुलाम छोड़ गए यहाँ पे कुतुबुद्दीन। वैसे तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको वापस अजमेर भी दे दिया था, पर अजमेर भी दे दिया था, पर गोविंदराज चौहान का जो चाचा या ताऊ था ना, उसने
वापस इसको गोविंदराज चौहान को यहाँ से भगा दिया था। तो फिर इसने कुतुबुद्दीन ऐबक के पास गया ना, तो फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, तू रणथंभौर चल जा, रणथंभौर जाकर अपने मैं तेरे को रणथंभौर की जागीर देता हूँ। इसने कहा कुतुबुद्दीन ऐबक ने, किसको? गोविंदराज चौहान को कहा। तो रणथंभौर जाकर उसने क्या की? रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना की। मैंने आपको बता दिया कि गोविंदराज चौहान ने क्या किया? रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना कर दी। कब कर दी? 1194 ईस्वी में। अब 1194 ईस्वी में कैसे की? मतलब 1192 में तो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय मारा गया था। किसका बाप था वो? गोविंदराज चौहान का पिता था, तो मारा गया था। और 1194 में इसने ये कहां आ गया? कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से रणथंभौर आ गया। रणथंभौर आकर इसने क्या की? गोविंदराज चौहान ने रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना की। अब इसके बाद, किसके बाद? गोविंदराज चौहान के बाद 2-3 शासक और हुए हैं रणथंभौर के चौहान वंश में, पर सबसे इंपॉर्टेंट जो शासक हुआ है वो कौन हुआ है? हमीरदेव चौहान। कौन हुआ है? हमीरदेव चौहान। यही क्या था? अंतिम शासक भी था। हमीरदेव चौहान ही क्या था? अंतिम शासक भी था। कहां का? रणथंभौर के चौहान वंश का, और सबसे प्रतापी शासक था। सबसे प्रतापी शासक था। अब हमीरदेव चौहान के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें आती है मैं आपको बताता हूं। इसको क्या कहा जाता है? 16 युद्धों का विजेता कहा जाता है इसको। 16 युद्धों का विजेता कहा जाता है इसको। इसने अपने जीवन काल में 16 युद्ध जीते थे। कितने युद्ध जीते थे? 16 युद्ध। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? 16 युद्धों का विजेता कहा जाता है। और इन जब युद्ध जीतेगा तो इन युद्धों की विजय के उपलक्ष्य में इसने क्या करवाया था? कोटियेजन नामक यज्ञ का आयोजन करवाया था। ठीक है ना? आयोजन करवाया। अब एक और काम किया था इसने अपने पिता के लिए। इसने क्या करवाया था? 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। कितने खंभों की छतरी का? 32 खंभों की छतरी का। अब आप ये सोचोगे कि 32 खंभों की छतरी का ही क्यों करवाया, है ना? अब आप पहले तो सोचोगे खंभों की छतरी क्या होती है। तो ये होता है जब कोई भी राजा महाराजा मर जाता है ना, तो उसके मरने के बाद उसकी जहां उसको दफनाया जाता है, जलाया जाता है, या जो भी किया जाता है, उसके ऊपर एक इमारत का निर्माण किया जाता है, उसको छतरी कहा जाता है। वो कितने भी खंभों की हो सकती है। पर इसमें बात आती है कि 32 खंभों की छतरी क्यों बनवाई इसने अपने पिता जयद्रथ सिंह के लिए? इसलिए बनवाई क्योंकि इसके पिता जयद्रथ सिंह ने रणथंभौर में 32 वर्षों तक शासन किया था। इसलिए इसने क्या किया? 32 खंभों की छतरी बनवाई अपने पिता जयद्रथ सिंह की याद में। ठीक है ना? उस छतरी को न्याय की छतरी भी कहा जाता है। न्याय की छतरी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सब? क्योंकि हमीरदेव चौहान जो था ना, वो उस पर बैठकर न्याय किया करता था। क्या किया करता था? न्याय किया करता था। इसलिए उसको क्या कहा जाता है? न्याय की छतरी भी कहा जाता है। ठीक है भैया? कहाँ है न्याय की छतरी? रणथंभौर में। ठीक है भैया? तो ये तो 16 युद्धों का विजेता कहा जाता है इसको। एक कोटियेजन यज्ञ का आयोजन करवाया। क्यों करवाया? युद्ध जीत गया है। एक कोटियेजन यज्ञ अश्वमेध यज्ञ के समान ही होते थे। अश्वमेध यज्ञ जानते हो ना आप, राम भगवान ने करवाया था, उसके तरह ही होते हैं। इसने भी एक प्रकार से दिग्विजय नीति अपनाई थी, मतलब सब क्षेत्रों को राज करने के बारे में सोचा था इसने। और 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। किसके लिए? अपने पिता जयद्रथ सिंह के लिए। क्यों 32 खंभों की? 32 सालों तक शासन किया था उन्होंने रणथंभौर में। न्याय की छतरी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? न्याय करता था बैठकर कौन? हमीरदेव चौहान। और इसको इतिहास में फटी हमीर के नाम से जाना जाता है। किसको? इसको, हमीरदेव चौहान को इतिहास में फटी हमीर के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है आप? जो बहुत ज्यादा जिद्दी था। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो कर दी, मैं किसी भी नहीं सुनूंगा, ऐसे कहता था कौन? हमीरदेव चौहान। जो मैंने एक बार बोल दिया ना, बस वही पत्थर की लकीर है, यूं कहता था। इसके लिए एक पंक्ति भी प्रचलित है इतिहास में, संत सवन सतपुरुष वचन कदलिप नतिक बार, तीर या टेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, यूं कहा जाता है इसके बारे में। भाई एक बार जो बोल देता था ना, वही पत्थर की लकीर होती थी। ठीक है ना भैया? तो ये सब बातें हो गई अपनी। क्या बातें हो गई? 16 युद्धों का विजेता, कोटियेजन यज्ञ का आयोजन, 32 खंभों की छतरी और फटी हमीर के नाम से इतिहास में प्रचलित। बात कर रहे थे किसकी? हमीरदेव चौहान की। हमीरदेव चौहान जो कि राजा बना था कब? 1282 ईस्वी से 1301 ईस्वी तक। ठीक है ना? अब अपन बात करते हैं रणथंभौर और दिल्ली के मध्य संघर्ष की। क्या करते हैं? रणथंभौर और दिल्ली के मध्य संघर्ष की बात करते हैं अपन। ये तो था रणथंभौर। ठीक है ना? यहाँ तो जहां पर कौन राजा था? हमीरदेव चौहान। और ये था यहाँ मान लो दिल्ली। ठीक है? यहाँ क्या है?
दिल्ली। जब ये 1282 से राजा बना तो उस समय यहाँ पर गुलाम वंश का शासक था, गुलाम वंश का शासक था, पर उस समय कोई भी आक्रमण नहीं किया गया था दिल्ली के द्वारा रणथंभौर पर। परंतु जब 1290 में गुलाम वंश की सत्ता खत्म हुई और किसकी की सत्ता आई, खिलजी वंश की। पहला शासक कौन बना खिलजी वंश का, जलालुद्दीन खिलजी। तो इसने क्या कहा अमीर चौहान से कि भैया अपनी बात हुई थी कि दिल्ली को रणथंभौर टैक्स देगा, क्योंकि दिल्ली ने ही बनवाया था अमीर चौहान को, मतलब दिल्ली के शासकों ने ही, कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश का प्रथम शासक था, उसने गोविंदराज चौहान के द्वारा यहाँ के रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना करवाई थी। तो भैया बात हुई थी कि भाई रणथंभौर के शासक दिल्ली को क्या करेंगे, टैक्स देंगे, तो आप तो ऐसा कर मेरे को टैक्स दे। हमीरदेव चौहान ने कहा कि वो पुराने जो थे वो कमजोर थे, मेरे को पता नहीं है जो भी बात थी, पर मैं बहुत पावरफुल शासक हूँ, मैं तेरे को टैक्स नहीं देने वाला भैया। किससे कहा हमीरदेव चौहान ने, जलालुद्दीन खिलजी से। जलालुद्दीन खिलजी उस समय केंद्र का शासक था, उसको गुस्सा आ गया, दिल्ली का शासक था, गुस्सा आ गया उसको कि तू मेरे को टैक्स नहीं देगा, तू आ रहा हूं आक्रमण करने। तो भैया 1291 में सेना लेके चला, 1291 में कौन, जलालुद्दीन खिलजी सेना लेकर कहां चला, रणथंभौर के ऊपर आक्रमण करने चला। मान लो जैसे ये रणथंभौर दुर्ग है, ठीक है, ये रणथंभौर दुर्ग है, तो इसके आगे, इससे पहले, मतलब इस तक पहुंचने से पहले एक दुर्ग आता है बीच में, इस दुर्ग का नाम है झैन दुर्ग, इस दुर्ग का नाम आता है झैन दुर्ग, और ये क्या है, रणथंभौर दुर्ग है। ठीक है ना, क्या है, रणथंभौर दुर्ग, और ये क्या है, झैन दुर्ग। अब रणथंभौर दुर्ग के पास पहुंचने से पहले बीच में ही एक दुर्ग आता है जिसका नाम है झैन दुर्ग। इस झैन दुर्ग को रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है, चाबी कहा जाता है। ये ताला है, ये चाबी है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि कोई भी आक्रमणकारी आएगा तो उसको पहले ये जीतना पड़ेगा, जब इसको जीतेगा जब तो आगे बढ़कर इसको जीतेगा ना, मतलब जब चाबी हाथ लगेगी जब तो ताला खुलेगा, सही है ना। इसलिए इसको झैन दुर्ग को क्या कहा जाता है, रणथंभौर दुर्ग की चाबी कहा जाता है, कुंजी कहा जाता है, ठीक है ना भैया बात। तो इसको जब ये आ रहा था ना, तो ये आ रहा था तो बीच में कौन सा दुर्ग आएगा, झैन दुर्ग आएगा, पहले इसको जीतना पड़ेगा। अब यहाँ झैन दुर्ग का जो रक्षक था ना कौन था, हमीरदेव चौहान का एक सेनापति था जिसका नाम है गुरदास सैनी। अब जब ये आया आक्रमण करा तो पहले कौन किस तरह आक्रमण हुआ, झैन दुर्ग पर, और झैन दुर्ग में इसका जो हमीरदेव चौहान का एक सेनापति था कौन, गुरदास सैनी, और वीरगति को प्राप्त हो गया लड़ते लड़ते किससे, जलालुद्दीन खिलजी की सेना से। अब जलालुद्दीन खिलजी ने इसको झैन दुर्ग को क्या कर लिया, जीत लिया भैया। अब उसका उत्साह ज्यादा कि मैं जब चाबी हाथ में ले सकता हूं तो ताला भी खोल सकता हूं, तो जब झैन दुर्ग जीत सकता हूं तो रणथंभौर दुर्ग भी जीत सकता हूं, ठीक है। ये यहां से निकल गए, इस दुर्ग को जीतकर आगे बढ़ा और रणथंभौर दुर्ग के चारों में घेरा डालकर बैठ गया भैया। कौन, जलालुद्दीन खिलजी। बहुत समय तक बैठा रहा, इसको दुर्ग जीतने में मतलब समझ में नहीं आ रहा कि इसका दरवाजा कैसे खोलूं, अंदर कैसे जाऊं। हमीरदेव चौहान बहुत बड़े व्यू रचना कर रखी थी अंदर, बहुत पावरफुल शासक था वो, बहुत इंटेलिजेंट शासक भी था, तो नहीं खोल पाया दरवाजा, तो आगता होके वापस कहां गया, दिल्ली आ गया भैया। कौन, जलालुद्दीन खिलजी। अब इसका मतलब जब ये वापस 1293 में इस दुर्ग को नहीं जीत पाया, वापस आ गया कहाँ, दिल्ली आ गया। तो इसके मन में बैठा रहा, घर पे बैठा रहा, दिल्ली में अपने दुर्ग में बैठा सोच रहा कि यार क्या करूं मैं इस रणथंभौर दुर्ग को जीत क्यों नहीं पाया, मतलब इसके टेंशन हो गया। तो ये वापस कब आया, 1292 में, तो एक साल बाद, 1292 में एक साल बाद, 1292 में एक साल बाद वापस कहां आक्रमण किया, रणथंभौर दुर्ग पर, और आक्रमण करके वापस घेरा डालकर बैठ गया, और वापस घेरा डालकर बैठा ना कहां पर, रणथंभौर दुर्ग पर। तो बात ये हुई भैया, वापस ये उस दुर्ग को क्या जीतने में क्या हुआ, असफल रहा, जीत नहीं सका उस दुर्ग को। किस दुर्ग को, रणथंभौर दुर्ग को नहीं जीत सका। तो अब ये कहां तक बैठा रहेगा, बहुत समय हो गया, उधर भी दुश्मनों का संकट, जब राजा यहाँ आए तो वहां उसको उस पर कोई भी, दिल्ली पर कोई भी आक्रमण कर सकता है। तो इसने सोचा कि वापस ही चलते हैं दिल्ली, पर अब इसके पास एक संकट हो गया कि 2 बार आक्रमण कर लिया, फिर भी रणथंभौर दुर्ग को नहीं जीत पाया। ये तो बहुत बुरी वाली बात हो गई किसके लिए, जलालुद्दीन खिलजी के लिए, अपने इतिहास में किस तरह से बर्बाद हो जाएंगे मतलब। तो ये क्या करेगा, अब इसकी बगाड़ेगा किस दुर्ग के, रणथंभौर दुर्ग के। जैसे कि आपने कहानी सुनी होगी, लोमड़ी वाड़ी, वो जब अंगूर ऊपर होते हैं उसको हाथ नहीं लगते हैं तो उस अंगूरों को कह देते हैं कि ये अंगूर क्या है, खट्टे हैं। पता नहीं है कि अंगूर खट्टे हैं या मीठे हैं, पता है क्या, पर हाथ ही नहीं लगे ना, पहुंच ही नहीं पाया अंगूरों तक, तो क्या करेंगे, बुराई करेगी, इसकी खुद की कमजोरी छुपाएगी उसकी बुराई करके। इसी प्रकार जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग की
बुराई करके अपनी कमजोरी छुपा रहा है। क्या कह रहा है? रणथंभौर के दुर्ग के बारे में, ऐसे 10 दुर्गों को मैं अपने सैनिक के एक बाल के समान भी नहीं समझता था, महत्व नहीं देता। ऐसे 10 दुर्गों को मैं अपने सैनिक के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। कौन कह रहा है? जलालुद्दीन खिलजी इसके बारे में। दुर्ग को जीत नहीं पाया ना, अब बुराई करेगा, करेगा नहीं करेगा? ठीक है, अब वापस जाते जाते एक कहावत कही गया, तो ये कहावत याद रखनी, किसने कही थी? जलालुद्दीन खिलजी ने कही थी ये कहावत। ठीक है ना, जब रणथंभौर दिल्ली को जीतने में असफल रहा था। ठीक है, तो अपन बात कर रहे थे रणथंभौर और दिल्ली के मध्य संघर्ष की। ठीक है ना, तो अब जलालुद्दीन खिलजी ने 2 बार आक्रमण किया रणथंभौर के ऊपर, पर क्या रहा? असफल रहा। तो वापस जाते समय रणथंभौर दुर्ग के कहा गया कि भाई ऐसे 10 दुर्गों को तुम्हें अपने सैनिक के एक बाल के बराबर भी नहीं समझ गया। ठीक है ना, तो 1292 में कहां आक्रमण किया था इसने? जलालुद्दीन खिलजी ने कहां आक्रमण किया था? रणथंभौर के ऊपर। 1296 में जिसका दामाद था, किसका? जलालुद्दीन खिलजी का दामाद। कौन? अलाउद्दीन खिलजी, मतलब अब उसकी बेटी का पति जो था ना, उसने क्या किया? उसकी हत्या कर दी। किसकी? जलालुद्दीन खिलजी की। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन था? दामाद था जलालुद्दीन खिलजी का। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो 1296 में हत्या कर दी अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की। अब अलाउद्दीन खिलजी बन गया 1296 में कहां का शासक? दिल्ली का शासक। अब ये रणथंभौर पर आक्रमण क्यों करता है, इसके बारे में 2 बातें प्रचलित हैं, 2 बातें हैं, ये मैं बता देता हूं आपको। एक ग्रंथ आता है हमीर महाकाव्य। ये कहता है, ये ग्रंथ कहता है कि एक बार अलाउद्दीन खिलजी के 3 सेनापति, उल्गू खां और नुसरत खां और एक महमूद शाह, ये तीनों कहां भेजे अलाउद्दीन खिलजी ने? गुजरात अभियान के लिए भेजे। गुजरात के अभियान के लिए भेजे, मतलब गुजरात में लूटमार करने के लिए भेजे, गुजरात से धन लूट कर लाने के लिए भेजे। किसने? ये तीनों अलाउद्दीन खिलजी ने भेजे। अब ये तीनों कहां आएंगे? गुजरात आएंगे, गुजरात से लूटमारी करेंगे, वहां से धन लेंगे। धन कर लिया इन्होंने इकट्ठा, तीनों ने धन ले लिया सब। अब धन लेने के बाद वापस जाएंगे, तो जब ये वापस जा रहे थे, कौन? ये तीनों, तो धन के बंटवारे को लेकर धन की पाती ले लड़ाई होगी खीना में। क्या होगी? लड़ाई होगी रास्ता में क्या होगी? जो महमूद शाह ने ना सारो धन ही लिए, सारो धन ले लियो, मतलब सारो पीसो लिए ना, या तो नहीं ये पीसो ना दियो, या मतलब उठी वहां खाना खाने छोड़ दियो, जो अकेलो महमूद शाह सारो पीसा लिए। ठीक है, गुड भागे अमीर देव चौहान को गुड भागे ये शरण में आ गयो। तो मैं शरण आपकी शरण में आया हूं, किसको? की हमीर देव चौहान महमूद शाह ने। ठीक है ना, अमीर देव चौहान सुखी ने की महमूद शाह ने कबूल की शरण में आयो। ठीक है, उल्गू खान नुसरत खान की गुड भाग्य, अलाउद्दीन खिलजी गुड भाग्य को राजा जी बादशाह हमीर देव चौहान को गुड भाग्यो। आप महमूद शाह पीसा ले सारा जो गुजरात ले रहे थे, सारा धन ले लिया। हां भाग्यो हमीर देव चौहान को गुड भाग्य। अब अलाउद्दीन खिलजी को है कोनो कुछ हो रहा कुछ तो उन्होंने पत्र माध्यम सुखी संदेश दे हमीर देव चौहान दे। हमीर देव चौहान आप खाई की राड़ होई ने, तुम अब तो तारे साहब तो राजे कर मार काय मतलब कोई तार से पर से ना, फिर तुम्हारे जो सेनापति के जिन मार साथ गद्दारी करी तुम मैं लौटा दे, उन दंड दूंगो कि महमूद शाह। तो फिर इको बड़ा पत्र भिजवाए में देव चौहान कर, हमें देव चौहान डोले में चढ़ के दुर्की में, और ऊपर से काय कर तू काय भी कर मार मतलब कोई ने पढ़ा महमूद शाह हमारी शरण में आयो छे, हमारी शरण में आयो छे, हम अपना शरणार्थी की रक्षा करबो। हूं राजपूत छूं, राजपूत अपनी शरणार्थी की रक्षा करबो काय समझे छे, धर्म समझे छे अपन यूं खदी की छूं अलाउद्दीन खिलजी छूं। तो जमजोई करते दे हाथ लगा बता दो महमूद शाह को अलाउद्दीन खिलजी आयो रोज। तो हमीर महाकाव्य ग्रंथ खर्च ई कारण अलाउद्दीन खिलजी ने कहां आक्रमण कर्यो, रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण कर्यो। यो कारण बताई जाओ छे खी ग्रंथ के अनुसार हमीर महाकाव्य के अनुसार भाई महमूद शाह की शरण दी हमीर देव चौहान। दूसरी बात आती है कि अलाउद्दीन खिलजी ने हम रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया क्या। दूसरा कारण इतिहास में क्या प्रचलित है ना, तो बताता हूं मैं आपको। तो एक बार की बात है भैया, दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी का दोस्त आया हुआ था, कौन? महमूद शाह, मंगोल दोस्त था उसका जो आया था, उसका दरबार सजा हुआ था। अब दरबार सजा हुआ था ना, तो यहाँ बैठा हुआ था कौन? महमूद शाह। कौन बैठा हुआ था? महमूद शाह बैठा हुआ था। अब यहाँ इसकी सबसे प्यारी बेगम जिसका नाम है चिमना बेगम। क्या नाम है इसका? चिमना। और उसको अलाउद्दीन खिलजी प्यार से क्या कहता था? मराठा बेगम कहता था। क्या कहता था? मराठा बेगम कहता था। ठीक है ना, ये आया हुआ था कौन? महमूद शाह आया हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी का दोस्त का दरबार सजा हुआ था।
ठीक है ना। तो क्या हुआ है, दोनों आमने सामने बैठे हुए थे, इनके बीच में चिमना और महमूद शाह के बीच में इश्क मोहब्बत हो गया। क्या हो गया, इश्क मोहब्बत हो गया। देखने के कारण इश्क मोहब्बत हो गया और चिमना को इशारा किया किसने, महमूद शाह ने। तो पार्क में आ जा तू। चिमना भागी 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 पार्क में आई। पार्क में जिसे पार्क में यहाँ से घोट के ठीक है बीच वहाँ बर्ड की डोले में जा रहा पार्क में, और बर्ड ने भी महमूद साहब भी फच 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 भागी जा भागी गोटे चल गई चिमना गोटे और जा कदी आई लव यू किसु चिमना से। अब चिमना से आई लव यू कहता है, चिमना भी की का प्यार दू की तार गुणो करू छु पण अलाउद्दीन खिलजी ने जाना तो मैं मार गल मार जीव खाड़ गल। महमूद शाह ने कि तू की फिक्र मत कर, अपने दोनों प्लानिंग कर और उन्हें मार देना, अपने दोनों प्लानिंग कर उन्हें मार देना। षड्यंत्र रच लगे सोचिया ने चिमना और महमूद शाह ने प्रेम में पड़ गया जा तो वही मार वैसे जी का मुकब बना तो या को प्रेम कब मुकम्मल ना हो तो मुकम्मल करवा खान अलाउद्दीन खिलजी मार वैसे जी ने अलाउद्दीन खिलजी मार वैसे जी ने तो अलाउद्दीन खिलजी या का प्लान को पता लागी भाई अपनी मार को छड़या ने या दुनिया के प्लान को। अब जब प्लान को पता लागी नहीं डोली बाहर बैठे जो दिल्ली के बाहर बैठे जो और भाग 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 जा रहे हमीर देव चौहान को गोटे चल गयो भागी जा कौन महमूद शाह है ना। महमूद शाह शरण में चल गयो अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर देव चौहान को पत्र भिजवायो भाई तू मारो सेनापति के मारो दोस्त आ जो मैं गोड़को ने मारे साथ गद्दारी करी छे मैं मारो प्लान बनाए तू मुई माई वापस करता मार खाने आड़ गयो ने दूसरी अमीर देव चौहान ने कदी हम राजपूत हैं हमारे शरण में आए हुए व्यक्ति की हम रक्षा करना अपना धर्म समझते हैं, शरणार्थी की रक्षा करना अपना धर्म समझते हैं। वो वैसे मैं तो जिद्दी हूँ हमीर हट्टी के नाम से प्रसिद्ध हूँ पूरे इतिहास में हमीर के नाम से। मैंने जो एक बार कमिटमेंट कर दी तो कर दी, मैंने इसको अपनी रक्षा का वचन दे दिया। अब तू जमजे लड़े में इसको जिंदा मतलब इसको मारने के लिए तेरे को नहीं दे सकता, तू इसको मार दे मेरे सामने तो होने नहीं दूंगा तुम्हें। किसने कहा, हमीर देव चौहान ने कह दिया। इससे अलाउद्दीन खिलजी आया रोज ठीक है ना उन्हें आक्रमण कर दे ठीक पर रणथंभोर ऊपर काई भी कारण रियो पर अलाउद्दीन खिलजी ने खां आक्रमण करे छो रणथंभोर को आक्रमण करे छो। कारण के तरह बताया मैंने दो कारण तो यो कारण जो पण एक कारण तो छै नहीं तो भाई महमूद शाह लोटावासो मना करते जो मीर देव चौहान ने ठीक है ना यो कारण तो छै नहीं ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी काई करो आक्रमण करो को खां हमीर देव चौहान के ऊपर तो वो आक्रमण देखा जाना ठीक है। वो आक्रमण कशी आऊ छे वो आक्रमण का बारे में आपण पढ़ाना। अलाउद्दीन खिलजी ने काय करो 1299 कब 1299 ईस्वी में खां आक्रमण करो रणथंभोर को आक्रमण करो ने अपना काय करे दो सेनापति भेजा उल्गू खां और नुसरत खां अटी भेजा लड़वा खान दो सेनापति इना भी दो सेनापति खान आया धर्म सिंह और भीम सिंह दो सेनापति खान आ गए ना। अब काय हो चुका है ये लड़ाई हो जे ना इमा काय जब किसी बम को गोल आओ चल नुसरत खान का माथा में शीश बोल पटक कर चल जाओ शीश बोल पड़ता जी में खून इनारो कैसे लागत जनु का माथा को खेल दे ठीक है नुसरत खान का तो वो लड़ता वीर गति ने प्राप्त हो जाओ तो हां ये युद्ध में ठीक है। कब हो जो 1299 में तो यो जी में यो काय हो जे मर जाओ मरने के लिए सेना बचट वाला आएगी बचट वाला जब नेतृत्व चल गयो मेन जो नेतृत्व कर गयो सेना को वीर गति में प्राप्त हो गई सेना बखरे और टूटी बाग लागी पाछा चार बाग लागा धर्म सिंह भीम संग ने सोची भाग गया रे तो चाला बड़ी फाचा रणथंभोर पाछा चाल में लगे खां रणथंभोर जी पहले काय होई पतो लागे को भाई फेणु सेना आ रही है। भीम सिंह ने की धर्म सिंह आप जाओ कहां रणथंभोर मैं सब संभाल लूंगा मैं अकेला ही काफी हूं इनके लिए तो मैं तो अभी को मारूंगा वापस भाग जाएंगे किन की भीम सिंह ने तो ठीक है चलता मैं कदी तो तू जाऊं तू रणथंभोर जाऊं तू था अकेला संभालने का अच्छा ठीक है। भीम सिंह खटी हो आगे सेना से मुकाबला करवाओगे जो आ रही जी पाची उसको लड़ते हुए आएंगे वीर गति ना प्राप्त हो गया। तो जब ये लड़ाई हुई ना धर्म सिंह के अड्डे से तो कौन वीर गति ने प्राप्त हो भीम सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के अड्डे से कौन हो नुसरत खान ठीक है ना। तो यो काम हो गयो मैं कहा भीम सिंह वीर गति ने प्राप्त हो गई नुसरत खान वीर गति ने प्राप्त हो गयो कौन बच गयो धर्म सिंह बच गयो उन्होंने उठी खां बच गयो ठीक है ना। ये युद्ध ही का कहा जाओ इतिहास में
इसको कहा जाए हिंदू वाटघाटी का युद्ध, हिंदू वाटघाटी का बोल जो, इसलिए इसको इतिहास में हिंदू वाटघाटी का नाम से भी प्रचलित है, हिंदू वाटघाटी का युद्ध का नाम से भी प्रचलित है। कौन सा युद्ध? 1299 को हमीरदेव चौहान व अलाउद्दीन खिलजी को यो युद्ध, ठीक है। तो इमा यो वालो युद्ध हो गयो। अब जब भीम सिंह तो यहाँ आए वीर गति ने प्राप्त हो गयो, परंतु जब धर्म सिंह खा गयो वापस हमीरदेव चौहान का गोड गयो, भाई तो लड़ाई की होगी तो वापस जाओगा ना। तो ये जब गयो तो धर्म सिंह जो हमीरदेव चौहान ने की तो वो भीम सिंह की अकेलो छोड़ रखा है टीम को, मतलब समझे सकता लड़ेगा एक साथ, मरेगा एक साथ, सब टीम को मतलब एक साथ लेट चाल लो थाने यो काम करना करे ये अकेलो का छोटे आदमी की भीम सिंह ये काम करियो ना तो भी ना मरतो है ना। धर्म सिंह ने की भाई साहब भीम सिंह ने मार्च की भाई का नाम है ना मो के सब संभाल लो था जाओ रण तुम राजा जी ने हमीरदेव चौहान ने बात मान बसू मना कर दी। और धर्म सिंह की का पद सो काई करते हो निष्कासित करते हो भाई तेनु पद सो हटा रहे हो जी ज्या तू है ना वो पद सो हटा दियो कौन धर्म सिंह हटा दियो। धर्म सिंह की जगह कौन रखान लियो भोज, भोज नाम को एक लड़को रखान लियो धर्म सिंह की जगह, जो धर्म सिंह को हटा दियो भोज रखान लियो की जगह भोज नाम को एक लड़को। अब जैसे भोज रखाने ना तो ये धर्म सिंह ने की कबाई का नाम राजा जी मीर चौहान बात मान लो, हमारी बात मान लो। हम भीम सिंह ने मार्च खींची दो चार गवाही भी दर्ज देखो ता सामने खींची मार्च भीम सिंह ने भाई तो जाओ सब संभाल लेंगे। हमीरदेव चौहान ने चल चाल ठीक है तो बीमार विश्वास पात्र आदमी है तो यो पांचों है ना धर्म सिंह का पद में वापस रखान लियो और भोज ही हटा दो। अब भोज वापस भोज हटा दो ना जो बनाई छू धर्म सिंह वापस रखान लियो जो हटाई छू तो धर्म सिंह जो हटाई छू ना वो रखाने में पाचो और जो भोज बनाए जो ई की जगह सेनापति वो वापस हटा दियो हटाता है अपनी भोज के गोटो घणो गुस्सा है भोज जब ताने मु बनाना को न छो ई पद के लिए ई पद में मु ताने रखाने को न तो ई पद में जो खाना ताने सेनापति काय बना खान बनाए मु खाए खान बनाए ताने हां मैं सब बड़ा बड़ा सपना देखावा खान ताने सेनापति बनाए छो भोज ही है गुस्सो भोज गुस्सा में कहता मैं मार जगत धर्म सिंह वापस रखाने लेगा है ना ताने मोटा खानी मारा बड़ा बड़ा सपना सोच ले जा मन जैसे ताने मु पद में बनाने छो और ताने मारा सारा सपना चकना चूर कर देगा। वो जिखनो गुस्सा रे खनो आग गुड़ा हो रही जो बहुत ही गुस्सा में अगर रणथंबोर बर्बाद कर भाई समझ में लागे कौन भोज तो यो ठीका कोड यो दिल्ली कोड यो अलाउद्दीन खिलजी कोड जा गाएगा फली तो खाई नो ब्लैक जितना हिंदू हटका का जीत में बुलाई जीत्या पर अब की बार जीत का ककशा हम उता के लालच में ताई सब बता दूंगा है ना। भोज ने कितना एक बार फिर आक्रमण करो हां हम रणथंबोर को कर भोज ने कहा कि अलाउद्दीन खिलजी सो हाँ फिर आक्रमण करो यो उकसायो छ भोज घर को बेटी लंका ठाई यो शान को इचे गंड जो खायो अलाउद्दीन खिलजी गोटे गयो और उकसारियो छ अब उकसाओ ना तो यहां जो है हमें अब यो अलाउद्दीन खिलजी हमें जो चौहान को ऊपर काहे करो फिर आक्रमण करो अब दूसरा आक्रमण ही अपन हटा जा। तो अब अलाउद्दीन खिलजी भोज के कहने पर कहां आक्रमण करेगा मतलब वो उकसा रहा था भोज तो उसके कहने पर उसके उकसाने पर अब आक्रमण कहां करेगा रणथंबोर दुर्ग पर। अभी रणथंबोर दुर्ग पर खुद ही सेना लेके आएगा स्वयं भी आएगा इस बार तो इस बार रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण करेगा है ना थंबोर ठीक है। अब इस दुर्ग को क्या कर इसने घेर लिया अब बहुत समय तक बैठा रहा यहाँ पर इसको जीत नहीं है क्या नहीं हुई सफलता हासिल नहीं हुई तो इसने क्या किया छल करने की सोची। अब छल करने की सोची ना तो ये क्या करेगा अब इसने एक संदेश भिजवाया किसने अलाउद्दीन खिलजी ने हमीरदेव चौहान के पास संदेश भी जो है इसके पास संदेश में क्या लिखा कि हम आपके साथ संधि करना चाहते हैं मैत्री संबंध बनाना चाहते हैं तो मित्रता करना चाहते हैं मतलब आपसे। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा हमीरदेव चौहान से संधि करना चाहते हैं। हमीरदेव चौहान ने भी कहा कि ठीक है संधि करना चाहता है तो कर ले संधि भी। तो हमीरदेव चौहान ने इसके दो सेनापति एक का नाम रणमल एक का नाम रतिपाल कहां भेजे अलाउद्दीन खिलजी के पास भेजे संधि करने के लिए। अब इसने अलाउद्दीन खिलजी ने इन दोनों से क्या कहा इन दोनों को लालच देगा अभी कहा कि हम आपको क्या करेंगे राजा बना देंगे इस दुर्ग का आप हमारे इस दुर्ग को जीतने में क्या करो हमारी सहायता करो आप हमारी सहायता कराओ आप हमारी तरफ मिल जाओ और हम इस दुर्ग को हम जीतने आपको सौंप देंगे राजा बना देंगे और हम तो चले जाएंगे वापस दिल्ली। ये कहा किसने अलाउद्दीन खिलजी ने कहा। लालच में आके कौन रणमल और रतिपाल। अब लालच क्या होती है बहुत बुरी चीज होती है लालच
और लालच में आते ही इन्होंने क्या किया, रणमल और रतिपाल जो किसके सेनापति थे, हमीरदेव चौहान के सेनापति थे। हमीरदेव चौहान कहाँ का शासक था, रणथंभौर का शासक था, ठीक है ना। तो अब ये रणमल और रतिपाल के आगे लालच में आ गए। अब लालच में आते ही क्या करेंगे इन्होंने, अब ये क्या करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी की सहायता करेंगे। तो अब सहायता कैसे करेंगे देखेंगे अपन। इसमें क्या करेगा ये है रणथंभौर दुर्ग और रणमल व रतिपाल, रणमल व रतिपाल किसके सेनापति हैं, हमीरदेव चौहान के। ये क्या करेंगे, अब एक गुप्त दरवाजा है रणथंभौर दुर्ग का, उसे क्या करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के सेनाओं के लिए क्या करेंगे, खोल देंगे। अलाउद्दीन खिलजी और उसकी सेना के लिए खोल देंगे। अब इस सेना और अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगी, उससे अंदर घुस जाएगी। अब घुसते ही किसको पता लगेगा, हमीरदेव चौहान को पता लगेगा। अब हमीरदेव चौहान क्या करेगा, मतलब केसरिया कपड़ा पहनकर और केसरिया पूरा पूरा शरीर में केसरिया कपड़ा पहनकर और युद्ध में उतर जाते हैं, इसे केसरिया कहते हैं। अब इसको क्या होता है, जैसे राजा महाराजाओं को जो पहले लगता था कि अब इस युद्ध को जीतना शायद मुश्किल है, तो पूरा शरीर में केसरिया कपड़ा पहनकर युद्ध में तब तक लड़ते थे जब तक उनके शरीर में एक खून का कतरा बचता था, मतलब पूरी जी जान लगा देते थे उस युद्ध को जीतने में, ठीक है ना। तो उसे क्या कहते हैं, केसरिया कहते हैं। तो इस युद्ध में केसरिया का नेतृत्व कौन करेगा, हमीरदेव चौहान। केसरिया का नेतृत्व किसने किया, हमीरदेव चौहान ने, ठीक है। और इस युद्ध में जल जोहर होता है, ये राजस्थान का एकमात्र जल जोहर है। प्रथम भी यही था और अंतिम भी यही था। राजस्थान में यही हुआ था एकमात्र जल जोहर, जिसका नेतृत्व किसने किया था, हमीरदेव चौहान की पत्नी महारानी रंगा देवी के नेतृत्व में होता। जोहर का नेतृत्व किसने किया था, जोहर का नेतृत्व किया था रंगा देवी ने। किसने किया था, रंगा देवी ने। जोहर क्या होता है, मतलब जो राजपूत स्त्रियां होती हैं वो अपने अपने सम्मान के लिए, अपने शत्रु की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देती थी जल या अग्नि में कूद कर, तो उसे क्या कहा जाता था, जोहर। और ये दोनों घटनाएं केसरिया और जोहर दोनों मिलकर क्या कहलाती है, शाखा कहलाता है। मतलब जहां पर जोहर वो केसरिया दोनों होता है ना, वो क्या कहलाता था, शाखा कहलाता था। तो ये राजस्थान का पहला शाखा था, कहां पर, रणथंभौर दुर्ग हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो इस युद्ध को हारने का एकमात्र कारण ये भी हो सकता है रणबल और रतिपाल का धोखा। ये रणबल और रतिपाल ने किसके साथ धोखा किया था, हमीरदेव चौहान के साथ धोखा किया था, ठीक है। इन्होंने विश्वासघात किया था हमीरदेव चौहान के साथ। हमीरदेव चौहान ने केसरिया का नेतृत्व किया था, जोहर का नेतृत्व हमीरदेव चौहान की पत्नी रंगा देवी ने किया था, जो कि महारानी थी रणथंभौर की, ठीक है। तो इसी प्रकार 1301 में ये युद्ध हुआ था, ठीक है। इस युद्ध को रणथंभौर का युद्ध भी कहा जाता है। किसका युद्ध कहा जाता है इसको, 1301 ईस्वी में इस युद्ध हुआ था, जो इसको क्या कहा जाता है, रणथंभौर का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रणथंभौर का इतिहास पूरा हुआ यहाँ पर। इस प्रकार यहाँ पर रणथंभौर के चौहान वंश की क्या हुई थी, सत्ता खत्म हो गई थी, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर दें हमारे इस यूट्यूब चैनल को, और आगे शेयर करें।